चलो बैंकिंग के रिमेनिंग क्वेश्चंस लेते हैं, इसे खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट देख लो। बैलेंस शीट में आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाना है और हर एक के आपको नोट्स टू अकाउंट दैट इज शेड्यूल्स क्रिएट करने हैं। तो चलो क्वेश्चन 10 में बोला है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सबमिटेड बाय आर्स बैंक लिमिटेड। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है? ऑडिट फीस कितना दिया है? 30,000। तो ये ऑडिट फीस कहाँ आता है हमारे पूरे फॉर्मेट में? अभी फीस है तो ऑब्वियस है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कहाँ आएगा? ये आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज शेड्यूल नंबर 16। ठीक है, चाहो तो तुम लोग भी साथ में लिख लो। नेक्स्ट है आपका बैंक प्रीमाइसेस, मतलब बैंक की प्रॉपर्टी, बैंक का प्रीमाइसेस, तो उसका एसेट हो गया। तो ये क्या आ गया बैलेंस शीट में? फिक्स एसेट में विच इज शेड्यूल नंबर 10। बिल डिस्काउंट किया, बैंक का यही तो मेन काम है, बिल डिस्काउंट करना और एडवांस में पैसा दे देना। बिल डिस्काउंट कराया और एडवांस में पैसे दे दिया, इसमें एसेट जो पैसा दे दिया है। अब वो धीरे धीरे जब वो मैच्योरिटी आएगी बिल की तब पैसा मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका बिल डिस्काउंटेड एडवांसेस में बैलेंस शीट के नंबर 9। डन। चलो नेक्स्ट आपको दिया है बैलेंस विद अदर बैंक। तो ये दिख रहा है नंबर 7 बैलेंस शीट में क्या दिया यहाँ पे? बैलेंस विद बैंक मतलब अदर बैंक। तो ये नंबर क्या है? 7। कैश ऑन हैंड एंड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कैश, तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपका नंबर 6, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। तो हमारे पास कैश इन हैंड क्या दिया यहाँ पे? कैश इन हैंड एंड विद बैंक बराबर। तो ये आ गया हमारे शेड्यूल नंबर 6 में। डायरेक्टर फीस, अब फीस एंड ऑल पे कर रहे तो ऑब्वियस एक्सपेंस है, कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस नंबर 16 में। जनरल एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंस कहाँ आएंगे? जनरल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नंबर 16। उसके बाद दिया आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट है ये, इन्वेस्टमेंट, ये एसेट है आपका। तो नंबर 8 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने बैंक ने, हमारी बैंक ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड, इसे सर्कल कर देते हैं। जब भी इनकम टैक्स पेड आएगा इसे अलग से सॉर्टिंग करेंगे हम, क्योंकि टैक्स का आगे अगर परसेंटेज दे दिया हो तो फिर ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो चलो इसे हमने होल्ड पे रखा है। इंटरिम डिविडेंड पेड, तो भाई आपको दिख रहा है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पेड किया, तो ये तो हमारे फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट, ये तो हमारे फॉर्मेट में डायरेक्टली लिख देंगे। डन। आगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग। इंटरेस्ट पेड किया तो ऑब्वियस एक्सपेंस है हमारे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आएगा। कहाँ? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, आपने पे किया है तो ये एक्सपेंस हो गया नंबर 15। स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, नाम बोलो नाम। इन्वेस्टमेंट, तो ये आ गया शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी इसे कैसे ट्रीट करते हैं? तो ये रहा हमारा इनकम स्टेटमेंट, हमें जो भी अदर इनकम होगा उसके अंदर से हम लोग उसमें से लॉस निकाल देंगे। तो ये आ गया शेड्यूल 14 में माइनस करेंगे। ठीक है, चलो और क्या आगे? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो ये तो हमारा बैलेंस शीट में बना हुआ है शेड्यूल इसका। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस नंबर 7 है क्या नहीं यहाँ पे? चलो आगे प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है आपके बैंक ने, कंट्रीब्यूट किया तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज नंबर 16। सैलरी अलाउंसेस, ये तो हमारे ऑफिशियल खर्चे हैं, तो ये आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16। इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में किया है हमने तो ऑब्वियस ही बात है इन्वेस्टमेंट ही किया है, नंबर 8। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, ये ऑफिस एंड एक्सपेंसेस है, तो ये आ गया 16 ऑपरेटिंग में।
लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सब दिया हमने। लोन दिया है हमारी बैंक ने, ऑब्वियसली ये तो बैलेंस शीट में आएगा। लोन दिया है, कैश क्रेडिट दिया है, ओवरड्राफ्ट दिया है, तो कहाँ आएगा? एडवांस। ये एसेट हो गया ना हमारा, हमने कर्जा दिया किसी को, तो ये आ गया हमारा एडवांसेस नंबर 9। डन। अब आते हैं हमारे क्रेडिट साइड। शेयर कैपिटल, ये तो हमारा कैपिटल नंबर 1। ब्रोकरेज कमीशन मिला है, ब्रोकरेज कमीशन मिला है। इनकम है तो इनकम स्टेटमेंट में आ गए, कहाँ आएगा? अदर इनकम नंबर 14। करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, लोगों की करंट अकाउंट ओपन है हमारे पास, मतलब लोगों ने हमारे पास पैसा डिपॉजिट किया है, तो ये कहाँ जाएगा? डिपॉजिट्स नंबर 3। कंटिंजेंट रिजर्व, एनी कंटिंजेंट अकाउंट, तो ये आ गया आपका, दैट इज कंटिंजेंट रिजर्व, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 2। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, बैंक का मेजर इनकम ही यही है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इनकम में आपके दो ही पार्ट है, इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम, तो ये क्या है? इंटरेस्ट अर्न, दैट इज 13। Investment fluctuation reserve, any kind of reserve is a reserve and surplus number 2। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, फायदा हो रहा है मतलब इनकम हो रहा है, तो इनकम में तो दो ही जगह है, नंबर 13 14, कहाँ आएगा? नहीं, इनकम हमारी जो अर्न है दैट इज नंबर 13, वो सिर्फ इंटरेस्ट और डिस्काउंट है, इसके अलावा कुछ भी फायदा या इनकम हो रहा है तो अदर इनकम नंबर 14। डन। आगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो ओपनिंग है, तो दिख रहा है आपको इनकम स्टेटमेंट में, ये रहा ब्रॉड फॉरवर्ड, तो ये जाएगा फॉर्मेट में। बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक, ये रहा बैलेंस शीट, बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक, कहाँ आएगा? 4। अच्छा, ये मेरे हिसाब से ना अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है, नहीं बराबर है, हाँ ऊपर नीचे हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5 लाख है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड 897,500 है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 652,000 है, ये बोरोइंग से आपका 55 लाख, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और रिजर्व फंड, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट, अरे लोगों ने हमारे पास डिपॉजिट किया है, तो ये कहाँ जाएगा? डिपॉजिट्स में, तो नंबर 3। हाउस ही खेल रहे हैं। उसके बाद रिजर्व फंड, एनी काइंड ऑफ रिजर्व इज योर रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 2। डन। तो ये तो हाँ बोलो। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मतलब हमारी बैंक ने हमारे एम्प्लॉय के लिए जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना है वो है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो ये तो हमने देख लिया ये कौन से शेड्यूल में जाएगा। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, तो उसे टिक कर देंगे और जब वो आइटम आएगा तब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट बोल रहा है आपको, पहले एडजस्टमेंट बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इसका ये है, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से इंटरेस्ट आने वाला है, तो दो इफेक्ट। पहला, ये तो हमारी इनकम है, तो इनकम में कहाँ आएगा बताओ? अरे यही तो इंटरेस्ट कमाना ही तो हमारा काम है, तो ये नंबर 13, एक इफेक्ट तो नंबर 13 में आ जाएगा, एक इफेक्ट आ जाएगा नंबर 13 में। और दूसरा इफेक्ट मिला नहीं है, मिलने वाला है, मिलने वाला है तो ऑब्वियसली मेरा एसेट है, एसेट में कहाँ आएगा? नहीं, अदर एसेट्स, तो ये आ गया नंबर 11, मिलने वाला है, दिस इज माय अदर एसेट। डन। तो ये एडजस्टमेंट क्लियर। आगे बोला है अब ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये सिखाया है सबसे पहले ही लेक्चर में, द बिल डिस्काउंटेड शाल मैच्योर ऑन 20th में, जिसके अंदर इंक्लूडेड है 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी, मतलब ड्यू डेट है 20 तारीख, 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ के दिया। याद है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराया था, तो 1 में मैंने
ग्रेस पीरियड नहीं दिया था, ड्यू डेट दे दिया, दूसरे वाले में ड्यू डेट नहीं दिया था, तो 3 दिन जोड़ के लिखा था। दिखाऊं क्या सॉल्यूशन? वो दिखाऊं? हम्म, हाँ देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें डेट ऑफ बिल दिया था क्वेश्चन में, तो 5 महीने का टर्म पीरियड था, तो 5 महीना बढ़ा के 15 तारीख में 3 दिन और जोड़े तो 18 तारीख हो गया। ये फेब्रुवरी था, 4 महीना जोड़ा तो जून हो गया, और 10 तारीख में 3 दिन जोड़ के हमने ग्रेस पीरियड किया था। अच्छा, अभी जो एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं हम, उसमें भी यही काम करना है। देखो क्या करते थे हम, भाई आपका अमाउंट कितना है बिल का, ठीक है, ड्यू डेट क्या है, तो कितने दिन होते हैं ईयर एंड के बाद। देखो ड्यू डेट आपके 31 मार्च के बाद होने वाली है, तो ही तो रिबेट क्रिएट होता है, ठीक है। तो मार्च के बाद जून तक कितने दिन हो गए, तो वो हमने कैलकुलेट किया 66 डेज। फिर हमने उस अमाउंट पे, बिल जितने का था उस अमाउंट पे डिस्काउंट का रेट जो बोला था वो कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ डेज के लिए। यहाँ पर भी वही काम करना है। पहले तो हमारे इधर आ जाए, नहीं छोड़ो, दिखाई देते हैं। यहाँ पे बोला है आपका जो बैलेंस शीट है वो क्या डेट दिया है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, ईयर एंडिंग, ये लास्ट में बोला है आपको, ईयर एंडिंग है 31 मार्च, बराबर। तो मार्च के बाद आपका यहाँ पे बोल रहे हैं एडजस्टमेंट कि भाई द बिल डिस्काउंट जो आपने किया है वो कब मैच्योर होने वाला है, 20 मई को, मतलब 31 मार्च का अप्रैल का पूरा महीना और मई का 20 दिन, अप्रैल का 30 दिन और मई का 20 दिन, मतलब टोटल कितने दिन, 50 दिन। तो मतलब जो भी हमने बिल डिस्काउंट कराया है उसमें जो इंटरेस्ट होगा ये 50 दिन का अगले साल जाएगा, इसीलिए तो हम लोग रिबेट कंसिडर करते हैं। तो ठीक है, आगे बोला है रेट ऑफ डिस्काउंट आपका 10% है ड्यूरिंग द ईयर प्रीमाइस। अब प्रीमाइसेस के बारे में बोल रहे हैं, मतलब हमारा एडजस्टमेंट सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जगह है ही नहीं है कहाँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। भाई आपने बिल डिस्काउंट कितने का कराया था पहले वो देख लो, बिल डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट, ये रहा बिल डिस्काउंट 18,25,000। मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ रिबेट, तो 18,25,000, अच्छा नहीं दिख रहा है, ये ला यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। 18,25,000 का, 18,25,000 का बिल डिस्काउंट किया था, चेक कर लो, बिल डिस्काउंटेड ऊपर से तीसरा नंबर है, बराबर। इसे हमने डिस्काउंट कराया था, बोलते हैं इस पर डिस्काउंट रेट है 10%, हमने बोला ठीक है। उसके बाद ये कब मैच्योर होने वाला है, तो ये मैच्योर होगा मई, 20 मई को, ये दिया एडजस्टमेंट, ठीक है। 20 मई को तुम्हारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया है ना, 20 मई, तो मतलब ईयर एंड के बाद अप्रैल प्लस मई, अप्रैल के 30 दिन और मई के 20 दिन, टोटल कितने हुए, 50 दिन। तो ठीक है, मैं 10% कैलकुलेट करूंगा, 50 दिन का आउट ऑफ 365 डेज कितना, 25,000, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, हमारे सब में इसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 25,000। मतलब अब देखो क्यों कैलकुलेट किया है, ये बोलते हैं आपने जो बिल डिस्काउंट किया तो ऑब्वियस सी बात है आपको इनकम हुई होगी, तो आपको करना क्या होगा, ये 25,000 आपकी इनकम में से, इंटरेस्ट में से निकालना होगा। क्यों, क्योंकि ये साल का है नहीं, ये तो आने वाले अप्रैल और मई के 20 तारीख तक का है, तो ये इस साल की तो इनकम हुई नहीं। तो यहाँ पे अब बताता हूँ मैं तुम्हें सॉल्यूशन। यहाँ पे जब तुमने यहाँ पे लिखा होगा इंटरेस्ट आपको मिला, बराबर, इस इंटरेस्ट में से जो इसका शेड्यूल बना होगा उसमें लिखा होगा इंटरेस्ट मिला, इसमें से आपको निकालना है रिबेट, और रिबेट हमने कैलकुलेट कितना किया है, 25,000, ये रिबेट निकालना होगा। समझा कि नहीं समझा ये?
और फिर सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। और मैंने तुमको ये सिखाया है जर्नल एंट्री पास कराते वक्त कि भाई जो रिबेट होता है वो से हम लोग क्या करते हैं, इस साल के इंटरेस्ट में से उठा के रिबेट में डाल देते हैं और अगले साल इनकम बनेगी तो इंटरेस्ट में से माइनस करके रिबेट में डाल दिया, और तब तक के लिए ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटी, जब तक मैच्योरिटी पीरियड ना आ जाए। तो इसका दो इफेक्ट है। इसका एक इफेक्ट आएगा आपका, एक तो शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट में से माइनस हो जाएगा, बराबर, और दूसरा ये लायबिलिटी बन गई, तो लायबिलिटी में कहाँ पे आएगा, अदर लायबिलिटी, मतलब नंबर 5। समझा कि नहीं समझा ये? तो ये तुम्हारे इधर लिख लो, इसके दो इफेक्ट आएंगे। एक तो आ जाएगा आपका इनकम में से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अदर लायबिलिटी नंबर 5। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट में रिकॉर्ड करूँगा क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो इस पर एक एडजस्टमेंट है, ये याद रखना, ठीक है? तुम्हारे उसमें इंटरेस्ट दिख रहा है ना क्रेडिट साइड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइटम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, आपको उसमें से माइनस करना होगा। डन? चलो अब देखते हैं अगला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। सेकंड लाइन खत्म हो रही है, वहां पे क्या लिखा है सर, क्या वर्ड लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर premises worth 25,000 were purchased, provide depreciation 5% on the opening balance। अब मुझे तुम बताओ पहले तो कि प्रीमाइसेस है कितने का है, प्रीमाइसेस कितने का है, ट्रायल बैलेंस में देखो सेकंड आइटम दिख रहा है 15 लाख का है, लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई इस साल हमने 25,000 रुपए का प्रीमाइसेस खरीदा, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना परसेंट, 5%, लेकिन ओपनिंग पे। तो यहाँ पे देखो आपका 15 लाख का आपने खरीदा है, 15 लाख का आपने क्या खरीदा है, ये आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इस साल कितना खरीदा, 25,000, तो आपके पास पहले से कितने का है, 14,75,000, आपको डेप्रिसिएशन इस 14,75,000 पे चार्ज करना है, इस साल जो खरीदा उसके ऊपर नहीं। तो ठीक है, हम लोग बाइफोकेट कर देंगे फिक्स एसेट को, प्रीमाइसेस को यहाँ पे मैं सेकंड आइटम जो है वहाँ पे टिक कर दूंगा प्रीमाइसेस में, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, उस पर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे प्रीमाइसेस जो बैंक है वहाँ पे उसको सेग्रीगेट करके फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डन? चलो, और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, एक तो हमने बैलेंस शीट में माइनस किया, दूसरा बताओ डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नंबर 16। तो ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये हम माइनस करेंगे इसमें से, बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट लिखा उसमें से, तो ये हो गया नंबर 10 में माइनस हो जाएगा, स्लैश ये आपका चले जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नंबर 16 में। चलो आगे क्या बोला है, आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स 40%। चलो भाई इनकम एक बार टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस निकाल लिया, तो फिर हम लोग टैक्स भी निकालेंगे 40%। और हमने एक आइटम को होल्ड पे रखा था, ट्रायल बैलेंस में सर्कल किया, क्या था वो, इनकम टैक्स पेड, और यहाँ पे आ गया 40% प्रोविजन फॉर टैक्स, दोनों का कुछ रिलेशन है, तो हम इसे देखेंगे क्या करना है, ठीक है। चलो आगे, आउट ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस, देखो आपके डेबिट साइड में सबसे लास्ट आइटम लोन्स एंड एडवांसेस है, कितना है, 95 लाख, ठीक है, कैलकुलेटर रेडी करो, उसमें लिखो 95 लाख, लिखा। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं लास्ट वाला, बोलते हैं आउट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस 6,25,000 तो सिक्योर्ड है, तो निकालो 6,25,000, ये तो सिक्योर्ड है। उसके बाद बोल रहे हैं 2,50,000 की गारंटी डायरेक्टर ने दी है, तो 2,50,000 भी निकाल दो, ठीक है, तो बचा कितना, तो कुछ नहीं करना है, ये लोन्स एंड एडवांसेस जो है, लोन्स आपका है, कैश क्रेडिट है, इसका आपको सेग्रीगेट करना है कि भैया टोटल अमाउंट तो इतनी रहेगी 95 लाख, उसके 3 हिस्से इनर कॉलम में लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि भैया सिक्योर्ड इतना है, डायरेक्टर की गारंटी इतनी, और बचा हुआ अनसिक्योर्ड है, समझा। लास्ट में बोला बिल फॉर कलेक्शन, एनी बिल फॉर कलेक्शन आया है हमारे पास, तो एक तरफ से पैसा लेके दूसरी तरफ दे देना है, तो दिस इज आवर कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है।
ये हमारे पास तो कुछ कमाई नहीं, ये तो जो कमीशन देगा वो हम लिखेंगे, कमीशन इसमें कुछ बोला नहीं। तो बट बिल कलेक्शन के लिए आया है, वो हमारा कोई लेना देना नहीं इसमें, सिर्फ एक तरफ से पैसा इकट्ठा करना, दूसरी तरफ दे देना। चलो, तो अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे लास्ट आइटम को भी टिक मार्क कर दिया, लोन कैश क्रेडिट को, तो जिस पे एडजस्टमेंट है उसी वक्त सॉर्टिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। चलो, अब हमारे पास ये सारे आइटम्स हैं। डेबिट साइड का एक एक आइटम हम लोग नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। तुम लोग मुझे एक एक करके आइटम बताना कि कौन से नंबर में आएगा, ठीक है। सबसे पहला ऑडिट फीस, तो यहाँ पे हमने नोट्स टू अकाउंट बनाए हैं हर एक के, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नंबर 16 में जाएंगे। हमारा इनकम स्टेटमेंट जो है, मैं एक पार्टीशन दे देता हूँ। ये रहा हमारा इनकम स्टेटमेंट, डन। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट, उसके ऊपर पूरा बैलेंस शीट है। तो चलो, अब आएगा, चलो सबसे पहला दिया आपको ऑडिट फीस, तो आगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे लिखा ऑडिट फीस कितनी अमाउंट है, तो यहाँ पे लिख दिया 30,000। तो ये हमारा पहला आइटम हो गया क्लियर। बैंक प्रीमाइसेस, ये तो एसेट है, तो फिक्स एसेट में जाएंगे 10 नंबर में, बैंक प्रीमाइसेस, वैसे तो 15 लाख है, ठीक है। अब जरा एडजस्टमेंट दिया था इसके ऊपर, बैंक प्रीमाइसेस सेकेंड लाइन के एंड में बोलते हैं 25,000 तो अब खरीदा है, तो मैं बोला एडिशन किया है हमने 25,000 का, और हमारे पास ओवरऑल बैंक प्रीमाइसेस था 15 लाख का, तो मैं आउटर में तो 15 लाख दिखाने वाला हूँ। तो इससे पहले जो था वो ओपनिंग था, विच इज 14,75,000। डन डन। चलो, ये तो हमने सेग्रीगेट कर दिया। अब इन्होंने उसी लाइन पे बोला कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना, कितना परसेंट, 5%, वो भी ओपनिंग पे चार्ज करने बोला। तो मैं अभी कर देता ना इसे सॉर्टिंग, मैं इसे माइनस करता हूँ, डेप्रिसिएशन इस पे ओपनिंग 14,75,000 का 5% कितना होता है, 73,750। जरा माइनस कर दो, कितना, 14,26,250, यही जाएगा हमारे बैलेंस शीट। अब मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, सेकंड इफेक्ट देना बाकी है। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नंबर 16। तो यहाँ पे आ गया मैं डेप्रिसिएशन, कितना आया था डेप्रिसिएशन, 73,750। डन। चलो, 73,750। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, बिल डिस्काउंटेड, मतलब बिल हमने डिस्काउंट किया, हमने एडवांस में पैसा दिया, तो नंबर 9। तो नंबर 9 में आ गए हम लोग, बिल डिस्काउंटेड 18,25,000। डन। चलो, ये भी हो गया। बैंक नहीं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था, इसकी अमाउंट के ऊपर हमने वो कैलकुलेट करना है, तो इसको कुछ नहीं करना। चलो, नेक्स्ट आपका है बैलेंस विद अदर बैंक नंबर 7। तो नंबर 7 में जाएंगे, यहाँ पे आ गया बैलेंस विद अदर बैंक विच इज 80 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है कैश ऑन हैंड विद आरबीआई, तो ये तो नंबर 6, कैश ऑन हैंड विद आरबीआई कितना, 27,50,000। डन। आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टर फीस नंबर 16, तो यहाँ पे आ गए हम लोग डायरेक्टर फीस, विच इज 137,500, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपको,
जनरल एक्सपेंस वो भी यहीं पे आ जाएगा। जनरल एक जनरल एक्सपेंसेस विच इज 67,500। नेक्स्ट क्या है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो नंबर 8 में जाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,05,00,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया आपको, इसको तो हम होल्ड पे रखेंगे, इसको हम होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, आगे इंटरिम डिविडेंड पेड, ये तो हमारे फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पे आ गया इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना पेड किया है, इंटरिम डिविडेंड 1,87,000। ठीक है, चलो उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड नंबर 15। तो आ गए 15 में इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग्स, कितना 12,12,500। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड से हमारे पास, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया है नंबर 8, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20 lakhs। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नंबर 14, हमारी इनकम कम हो जाएगी। अदर इनकम में सबसे लास्ट में लिखता हूँ मैं इसे, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड कलर बदल ले, हाँ क्या बोला था, मनी एट कॉल एंड, ये हो गया मनी एट कॉल नंबर 7। तो यहाँ पे आ गए हम 7 में, मनी एट कॉल कितना 17,50,000। चलो नेक्स्ट है आपका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है तो नंबर 16, पीएफ कंट्रीब्यूशन 2,30,000। उसके बाद सैलरी अलाउंस यहाँ पे आ गया, कितना 18,37,500। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी नंबर 8, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी 4,25,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी नंबर 16, 1,40,000। उसके बाद बोला है लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, इसके ऊपर तो इन्होंने सेग्रीगेशन दिया हुआ है। हमने लोन किसी को दिया मतलब हमने एडवांसेस दिए हैं, तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसका एडजस्टमेंट लास्ट में बोला हुआ था, आउट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, आपका सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस कितना है 6,25,000 एडजस्टमेंट कह रहा है। उसके बाद डायरेक्टर की गारंटी से लोन दिया है 2,50,000, और तीसरा तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, बट कुल मिला के इन सबका टोटल 95 लाख जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वही दिखना चाहिए। तो जो डिफरेंस आएगा वो हो गया हमारा अनसिक्योर्ड लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे भी वही आना चाहिए था, लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कितना हो गया ये, तो कुल मिला के 95 लाख ही दिख रहा है। तो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट भी हो गया। ठीक है, चलो तो हमारा एक तो ये प्रीमाइसेस हो गया, फिर ये हमारा लोन्स एंड एडवांसेस हो गया 2। ठीक है, चलो अगला आइटम क्रेडिट साइड से शुरू हो रहा है, शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो जाएंगे शेयर कैपिटल में, यहाँ पे हम लिख देंगे इक्विटी शेयर
of rupees 100 each, which is 37,50,000। ठीक है, आगे ब्रोकरेज एंड कमीशन, ये तो हमारी इनकम है, तो हम इनकम में जाएंगे, अदर इनकम में ब्रोकरेज एंड कमीशन विच इज़ 12,35,000। चलो ये दो आइटम हो गए। नेक्स्ट है करंट अकाउंट, लोगों ने हमारे पास डिपॉजिट किया करंट अकाउंट में, तो डिपॉजिट्स में आ जाएगा, तो डिपॉजिट में आ गया करंट अकाउंट। कितना है करंट अकाउंट का? बाप रे, 1,25,00,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कंटिंजेंट अकाउंट, तो रिजर्व में चले जाएगा, विच इज 25,00,000। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इसमें एडजस्टमेंट भी है, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारी इनकम है, ये प्योर इनकम है, तो यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना, बट इस पे एडजस्टमेंट है, तो 42,50,000 में इनर कॉलम में लिखता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 5,00,000, तो रिजर्व्स में आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,00,000। ठीक है, तो ये भी हो गया 5,00,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो ये हमारी इनकम बढ़ा रहा है, तो इनकम में आ जाएंगे, अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड विच इज 8,00,000। डन। चलो नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग है, तो फॉर्मेट में चले जाएगा, तो ये नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 55,00,000। ठीक है, चलो आगे 55,00,000 हो गया। सेविंग बैंक डिपॉजिट किसका प्रॉफिट है? कितने है? 6,52,000। प्रॉफिट बराबर लिखा है ना, तो ये 55,00,000 बोरोइंग्स हो गया, तो बोरोइंग्स में चले जाएंगे, बोरोइंग फ्रॉम बैंक कितना है? ये है 55,00,000। सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो डिपॉजिट में आ गया, सेविंग बैंक डिपॉजिट कितना? 88,75,000। ठीक है, रिजर्व फंड, तो ये आ गया रिजर्व में, आ गया रिजर्व फंड, जो भी दिया है ब्रैकेट में, जो भी, ये सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं, शॉर्टकट में लिख के आना नहीं। रिजर्व फंड है 20 लाख। ठीक है, डन। तो यहाँ पे हमारे सारे आइटम्स हो गए। अब एडजस्टमेंट में क्या बचा है? पहला वाला एडजस्टमेंट तो बचा है, इंटरेस्ट एक्रूड है, इनकम तो इसी साल की है, मिला नहीं है अभी तक, तो इनकम है तो इनकम बढ़ाओ, तो इंटरेस्ट में आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड विच इज 18,750। क्या तबीयत बढ़िया है ना? तो ये टोटल आ गया 42,750। एक्रूड है, मिला नहीं है, मिलना वाला है, तो हमारा एसेट हो गया। अदर एसेट में लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 18,750। डन। चलो अब ये पहला वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आता है सेकंड लाइन विच इज बिल डिस्काउंट किया था, याद है ना, कैलकुलेट किया था हमने, तो ये मैंने इनकम में एक्रूड इंटरेस्ट को मैं अलग ही दिखा देता हूँ, क्योंकि वो एडजस्टमेंट दूसरा है।
ठीक है, वो एडजस्टमेंट वापस से करते हैं हम लोग। बोलते हैं बिल डिस्काउंट जो किया आपने, बिल डिस्काउंट बिल डिस्काउंट बिल डिस्काउंट, थर्ड आइटम 18,25,000 बिल डिस्काउंट किया था आपने, विच इज 18,25,000। बोलते इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो इंटू 10/100 इंटू कितने दिन का, तो भैया बोलते मई में मैच्योर्ड होगा, तो अप्रैल, ये 31 मार्च के बाद, ईयर एंड के बाद आगे के पीरियड का जो है अप्रैल और मई के 20 तारीख तक, जिसके अंदर ग्रेस डेज भी है, और अप्रैल का 30 दिन, तो टोटल कितना हो गया 50 डेज। तो भाई आपको 10% निकालना है रिबेट, जो आने वाले 50 दिन का है, तो 50/365, तो कितना आया 25, मतलब ये 25,000 वो इंटरेस्ट है जो ये साल का नहीं है, तो आप अपने इंटरेस्ट में से निकालो इसे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में से माइनस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट विच इज 25,000, तो ये आ गया आउटर में 42 लाख। अब ये यहाँ से निकाला क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, तो ये तब तक के लिए बन जाएगा हमारा लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में जाएगा ये अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड विच इज 25,000। अब हमारा सेकेंड लाइन का एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड हो गया, बस ये प्रोविजन फॉर टैक्स बाकी है, और लास्ट में बोला है बिल फॉर कलेक्शन, ये तो हमारा कंटिंजेंट है, तो यहाँ पे लिखना चाहें तो 12 नंबर में लिख देते हैं बिल फॉर कलेक्शन विच इज 45,000। डन। अब तो सब हो गया, सिर्फ टैक्स बाकी है, तो इसके लिए पहले हमको जितना डेटा है रिजर्व्स को छोड़ के सारा फिल कर देना। इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, बचा कुचा हमारे बैलेंस शीट में डाल देंगे, इसके लिए रिजर्व को नहीं करेंगे, बाकी सब टोटल करके लिखेंगे। चलो आ जाते हैं नंबर 1 से। कैलकुलेटर चलाओ जरा फास्ट एंड फास्ट, ऑथोराइज तो पता नहीं है। ये टोटल कितना आया आपका, ये आ गया आपका टोटल 37,50,000। हम रिजर्व का टोटल करेंगे नहीं, 3 नंबर का टोटल करो, 3 नंबर, एक भी रॉन्ग मत बताना। 2,13,75,000 याद रखना है। चलो इसको अभी जाके फिल करते हैं हमारे बैलेंस शीट में साथों साथ। 37,50,000 का शेयर कैपिटल, और रिजर्व तो हम ढूंढेंगे, ये आ गया 2,13,75,000। डन। चलो अब अगला आइटम नंबर 2 तो बाद में करेंगे, 3 हो गया, 4 में कितना टोटल है 55 लाख। तुम याद रखना नंबर 4 55 लाख, नंबर 5 तुम याद रखना 25,000, वो किधर गायब हो गया। नंबर 6 तुम याद रखोगे 27,50,000। नंबर 7 तुम याद रखना 97,50,000। ठीक है, नेक्स्ट अब तुम याद रखो नंबर 8 टोटल करो, याद रहेगा। चलो नंबर 9 तुम याद रखना, टोटल करो इसका, तेरह लाख 25,000। ठीक है, हमने, ठीक है ये टोटल नहीं करना था, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन अभी नहीं करना है। किसने याद रखना था ये, तुमने, तुम याद मत रखना, तुम ऐसे ही फ्री रहो। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन तो आएगा ना, प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट करना है तो, ठीक है, वो पेंडिंग एडजस्टमेंट। चलो जितना है अपना, जितना जितना जिसने याद रखा है बोल दो। चलो नंबर 2 तुमको याद रखना था बोरोइंग्स, कितना 55 लाख।
अदर लायबिलिटी प्रोविजन तुम्हें माफ हो गया था। तुम्हारी बारी, नंबर 6, 27,50,000। नंबर 7, 97,50,000। नंबर 8, नंबर 9, अब बाकी है 10, 11, 12। चलो 10 10 10 10 10 का टोटल तो हो गया 14,26,250। अब तुम याद रखो, हाँ तुम लोग माफ है 14,26,250 तुम याद रखो इस बार। नंबर 11, 18,750। और तुम याद रखो बिल फॉर कलेक्शन 45,000। ये तो बैलेंस शीट में आएगा भी नहीं, वैसे भी बाहर ही रह जाएगा। चलो बोलो नंबर 10, 14,26,250। नंबर 11, 18,750। कंटिजेंट तो ये तो हमने लिख दिया 40। बिल फॉर कलेक्शन अलग ही है, तो वहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, वो तो कंटिजेंट लायबिलिटी है, बिल फॉर कलेक्शन ही बोल दिया ना डायरेक्टली यहाँ पे, इसे कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। ये यहाँ से हटा देते हैं, बिल फॉर कलेक्शन। चलो इनकम बोलो 43,750। अदर इनकम ये माइनस करके बताना। 3,15,000 है ये, और वो है 12,35,000। 18,17,000। तुम याद रखना 42, 43,750। नंबर 13 तुम याद रखना 14, 18, 17, 500। और तुम याद रखना 15 नंबर एक ही है, 12, 12, 500। और तुम याद रखना ये टोटल करो, मैं ही करूं। पच्चीस 16,250। अब इसे जाके लिख देंगे हम यहाँ पे, ये तुम याद रखना 25, 16,250। चलो नंबर 13। हाँ हाँ 750। चलो नेक्स्ट नंबर 14, 18,17,500। नंबर 15, 12, 12, 500। नंबर 16, 25,16,000। चलो हो गया। इनकम का टोटल करो, इनकम का टोटल करो दोनों। 42, 43, 750 प्लस 18, 17, 500, 60,61,250। अब इसका टोटल मत करना, सिर्फ कैलकुलेट करके अपने पास रखो, इसमें लिखना नहीं है दोनों का। 15 और 16 का टोटल करो। 37, 28। अब देखो क्या करना, टैक्स बाकी है ना 40%। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 60, 61,250 आपकी इनकम है। इसमें से एक्सपेंस का आपने टोटल किया 12, 12, 500। और एक माइनस हो जाएगा 25, 16,250। कितना आ रहा है टोटल? हाँ 23, 32, 500। ये हमारी इनकम आ रही है टैक्स से पहले। तो इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा 40%। 9 लाख। तो ये आ गया टैक्स। सर अलग से क्यों कैलकुलेट किया इसे? क्योंकि ये 16 के बाद जो जगह खाली है प्रोविजन फॉर टैक्स, वहाँ लिखना है, बराबर। तो ये हमने इसलिए अलग से कैलकुलेट किया। क्या किया हमने, हमारी टोटल इनकम में से टैक्स से पहले कितना एक्सपेंस है वो माइनस किया, उसमें 40% निकाला, तो 9,33,000 का टैक्स आया। वो आ गया हमारे प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में 9,33,000। एक मिनट, सेकंड इफेक्ट देना होगा ना टैक्स का, तो
बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट क्या होगा? हाँ, किसने बोला मेरे को ऐसा 500? 9,33,000, 9,33,000। चलो अब मुझे बताओ इसका सेकंड इफेक्ट देना है। एक तो यहाँ पे इनकम में आ गया, दूसरा बैलेंस शीट में आएगा। बताओ कहाँ? प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ आएगा? अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, मतलब नंबर 5। लेकिन ध्यान देना, नंबर 5 में जाएंगे, हमने इसका टोटल नहीं किया था, बराबर रोक दिया था मैंने। यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, बराबर 9,33,000 है। और वो एक एडजस्टमेंट हमने होल्ड करके रखा है ना, कब से सर्कल करके, इनकम टैक्स पेड। अरे भाई जब आपने पेड कर दिया है तो बैलेंस शीट में क्यों दिखाओगे वो अमाउंट? तो ये आपका 2,25,000 जो था, 2,25,000 ये माइनस हो जाएगा, बचा हुआ बैलेंस शीट में दिखेगा। तो 9,33,000 माइनस 2,25,000, 7,08,000। और 6 लाख, 6 लाख क्या 6 लाख, इसका दोनों का टोटल कर दो, 8,05,000। क्या मजाक कर रहे हो, मैं गलत है क्या? हाँ 9,33,000 माइनस 2,25,000, क्या 25 है? मैं सिर्फ वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये कैलकुलेट करके 7,08,000 आ रहा है। तो तुमने क्यों बोला ज्यादा कम? कौन सा? अच्छा है, तो भी गलत आ रहा है। हाँ तो 25,000 जोड़ो ना। 7 लाख, एक स्टेप आगे। चलो अब मैं ये 5 नंबर को फिल कर देता हूँ जो पेंडिंग था, इसमें जिस वजह से रुके थे वो हो गया। तो ये 7,33,000 मैं बैलेंस शीट में जाके लिख देता हूँ 7 लाख। अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। चलो भाई अभी टोटल बताओ इनकम में। 12 हाँ 750। डन। चलो इनकम 60,61,250 में से एक्सपेंस 61,750 माइनस करो, आपको इस साल का प्रॉफिट मिल जाएगा कितना? 13,99,500। और जो इस साल का प्रॉफिट होगा उस पे क्वेश्चन बोले या ना बोले 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व में 13,99,500 का 25% कितना आया? तो यहाँ 3,875। एक तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट हुआ, और जो बचा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। तो पहले तो इन दोनों का आउटर में ले आओ, 5,37,375, ठीक है। अब पहले तो इन दोनों प्रॉफिट का टोटल करो, इन दोनों का टोटल 51,000। इसमें से आपके अप्रोप्रिएशंस माइनस कर दो, पता चल जाएगा बैलेंस शीट में कितना जा रहा है। कितना? 14,125। अब देखो एक तो ये अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, और एक ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा स्टैट्यूटरी के नाम से, बराबर। तो चलो ये दोनों हम लिख देंगे हमारे नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में, वही पेंडिंग है। तुम याद रखो स्टैट्यूटरी रिजर्व 349,875, तुम याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस 15,14,125। चलो इसको जाके लिखते हैं हमारे रिजर्व्स में। और एक इधर नीचे, हाँ एक आ गया आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व, कितना?
3,49,875 और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस 15,14,125। डन। अब इसका टोटल दे दो मुझे। 68, 64 बस। अब ये जाके बैलेंस शीट में लिख दिया तो बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। ठीक है, तो चलो जाते हैं हम 68, 64,000 बैलेंस शीट में, रिजर्व में 68, 64,000। तुम लोग लायबिलिटी का टोटल करो, तुम लोग एसेट्स का टोटल करो, तुम लोग एसेट्स का टोटल करो। क्या बात है, 3 करोड़ 82 डन। कोई दिक्कत? क्या हो? मुझे बोलो, मुझे बोलो। वो ऐसे ही रहेगा, टाइम पास के लिए। इट्स ए नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू इंफॉर्मेशन। नीचे लिख दिया है हमने कि भैया ऐसा भी कुछ आइटम चल रहा है, हमारे लेना देना नहीं। क्या मजाक कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? एसेट की? 3 करोड़ डिफरेंस बताओ कितना है? 27,000। ऐसा कुछ था क्या 27,000 का? $27,000 का ऐसा कुछ नहीं है। 27 इंटू 2 करो, ऐसा कुछ है 54,000 का? सच में डिफरेंस आ रहा है आपका। 40% जो आया है टैक्स, जरा वापिस से कैलकुलेट करो। नहीं नहीं नहीं, आपका नेट प्रॉफिट जो है ब्रॉड फॉरवर्ड 6 लाख, वो एक्चुअली 6,25,000 है यहाँ पे। टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये 625 है, हो जाएगा टेबल। तो ये तुम लोग जब बैलेंस शीट को, क्वेश्चन की बैलेंस शीट को टैली करके देखोगे तो वो 6,25,000 ही है। चलो अब ये मुझे इनकम का टोटल वापस से बता दो, गड़बड़ हो गया है। 20,24,000, इसमें से 537,375 माइनस कर दो। 125, तो ये 1487 125 लेके जाएंगे रिजर्व में। 1487 125, तो अब ये टोटल कर दो मुझे, फाइनल टोटल करो। नहीं, ये टोटल तो करो अभी। 68 लाख ये लेके जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। 6837 हो गया टैली। ठीक है, अभी आ जाएगा आपका एग्जैक्ट फिगर। कितना टैली कितने में हो रहा है? डन।
अच्छा